बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जी इंग्लिश क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग गुडविल। गुडविल एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम दूसरों के लिए या अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक अच्छी रेपो जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि गुडविल को क्रिएट करने के लिए कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना होता है। तो हम देखते हैं इसको बिल्डिंग गुडविल की। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। Goodwill smooths the challenges in your daily life. Goodwill is important in internal as well as external documents. अब देखें, गुडविल जो है ना, ये हमारी एक ऐसी रेपो है, ये हमारा एक ऐसा एटीट्यूड है या ऐसा बिहेवियर है जो हमारी जिंदगी के जितने भी चैलेंजेस होते हैं उनमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है। यह हमारे वो इंटरनल इश्यूज हों, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हों या एक्सटर्नल हों। More and more organizations are realizing that treating employees well is financially wise as well as ethically sound. तो आपको एथिकली अगर देखा जाए, कर्टेसी के मीनिंग में देखा जाए, इखलाकियत में देखा जाए, तो आपकी गुडविल जो है वो बहुत ज़्यादा मैनर रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। द फोर बेस्ट वेज टू क्रिएट गुडविल इज, गुडविल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गुडविल का कॉन्सेप्ट तो हमने ले लिया, लेकिन गुडविल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसको फोर वे से है। नंबर वन इज योर एटीट्यूड, नंबर टू इज पॉजिटिव एम्फोसिस, नंबर थ्री इज टोन एंड लास्ट वन इज बाइस फ्री लैंग्वेज। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को जो है हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे कि इनमें फर्दर डिटेल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे योर एटीट्यूड की। योर एटीट्यूड इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, emphasizing what the reader wants to know, respecting the reader's intelligence and protecting the reader's ego. इसको दोबारा से छोटे छोटे चंक्स में हम पढ़ते हैं। Your attitude is a style of writing that looks at things from reader's point of view. अब एटीट्यूड क्या है कि एक राइटिंग स्टाइल है। अब जब आप कोई चीज राइट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप अपने रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में रखते हैं, अपने रीडर को देखते हैं कि रीडर जो हमारा है उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, किस हद तक हम उसको अपनी बात कन्वे करने में किस टाइप के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एम्फसाइजिंग व्हाट द रीडर वांट्स टू नो, इस चीज पे आप फोकस करते हैं कि रीडर क्या चाहता है, क्या जानना चाहता है। रिस्पेक्टिंग द रीडर्स इंटेलिजेंस, इस बात को भी अपने माइंड में रखते हैं कि जो चीज हम करने जा रहे हैं, जो हम एक राइटिंग स्टाइल कर रहे हैं, तो वो क्या रीडर्स क्या इंटेलिजेंस लेवल इस तरह है कि हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सके। एंड प्रोटेक्टिंग द रीडर्स ईगो, you can also refers to this stylistic practice as focusing on reader benefits. अब आप इस जो आपका स्टाइल जो आप पिकअप करेंगे तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो हम लिखने जा रहे हैं तो इसमें हमारे रीडर्स को किस हद तक बेनिफिट मिल सकता है। थ्री वेज टू अकम्प्लिश दिस, देर आर थ्री वेज, थ्री इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली हम रीडर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नंबर वन इज टॉक अबाउट द रीडर नॉट अबाउट योरसेल्फ। अब जब आपने कोई चीज राइट करनी है, आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आप अपने रीडर से बात करें, ये नहीं कि आपने सेल्फ राइटिंग करनी है। मतलब राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम इंडिविजुअली या सेपरेट बैठे हुए होते हैं, तब आपने अपनी पर्सनैलिटी को निग्लेक्ट कर देना है और रीडर को अपने माइंड में रखना है कि रीडर ने ये चीज पढ़नी है, क्या उसको वो चीज समझ आ जाएगी, क्या रीडर का इसमें इंटरेस्ट है। नंबर टू इज रिफर्स टू द रीडर्स रिक्वेस्ट और ऑर्डर स्पेशली। अब जब कोई आप चीज लिख रहे हैं तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि क्या रीडर को इस चीज की जरूरत है, क्या रीडर ये जानना चाहता है। जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही थी तो बहुत से लोगों ने कोविड-19 पे, कोरोना पे बहुत आर्टिकल्स लिखे, डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश करवाए। तो वो नीड ऑफ द आवर थी, उस टाइम की नीड थी और उस नीड के अकॉर्डिंग लोगों ने उसको लिखा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी होती है कि जब भी कोई चीज हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या वो हमारे रीडर की उसमें इंटरेस्ट लेवल है या नहीं। नंबर थ्री इज डू नॉट टॉक अबाउट फीलिंग एक्सेप्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट और ऑफर सिंपैथी। अब जब भी हम कोई चीज लिख रहे हो तो आपने उसमें फीलिंग्स की बात नहीं करनी होती, कि फीलिंग्स हर इंसान की डिफरेंट होती हैं, अपना क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें नहीं डालना होता। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखना होता है। ये होता है आपका एटीट्यूड। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, पॉजिटिव एम्फोसिस। अब एम्फोसिस हम लोग डिफरेंट चीजों के ऊपर कर रहे होते हैं। समटाइम्स किसी चीज के ऊपर हम नेगेटिव एम्फोसिस करते हैं और समटाइम्स किसी के ऊपर हम पॉजिटिव कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा जो एम्फोसिस है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। Positive emphasis refers to the practice of using positive meaning words whenever possible, even if you are conveying bad news.
अब देखें कि अब कोई चीज आपने, कोई न्यूज आपने अनाउंस करनी है, तो उसको टू वेज में आप अनाउंस कर सकते हैं। या तो आपको उसको प्रोनाउंस करते वक्त या अनाउंसमेंट करते वक्त वर्ड्स को इस तरह से यूज करना है कि वो इतने ज्यादा टफ ना लगे, इतने ज्यादा हार्श ना लगे, या आपने अपनी टोन को इस तरह से बिल्डअप करना है, इस तरह से टोन यूज करनी है कि वो जो अल्फाजों की सख्ती है ना, वो इस हद तक महसूस ना हो। इसके एग्जाम्पल मैं आपको यूं देती हूँ कि किसी की डेथ हो गया, अगर हम ये कहेंगे ही इज डेड, तो ये ज्यादा तकलीफ दा बात होगी, ज्यादा शॉकिंग होगी। लेकिन अगर हम ये कहेंगे ही पास्ट अवे, तो बात मीनिंग दोनों का सेम ही है। डेड का मतलब यही है कि वो जिंदा नहीं है, और पास्ट अवे का मतलब भी यही है, नहीं है, यही है कि वो जिंदा नहीं है या वो गुजर चुका है। तो अगर हम ही इज डेड कहेंगे तो डेफिनेटली जो उनके अजीज होंगे, रिलेटिव्स होंगे, वो शॉक हो जाएंगे, वो दुख में चले जाएंगे। लेकिन हम कहेंगे ही इज नो मोर या ही पास्ट अवे, तो वो अल्फाजों की जो सख्ती है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये पॉजिटिव एम्फेसिस में आता है कि आप बैड न्यूज को किस तरह से एक वेल मैनर्ड और सिंपल और इजी वर्ड में कहते हैं। Multiple negative words convey a negative attitude and describe decrease readability। और डेफिनेटली अगर आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे तो ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड शो करेगा। इट मीन्स फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव rather than the negative aspects of a situation। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर सिचुएशन को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लें, उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें। क्योंकि जब आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो इट्स मीन कि यू आर रिफ्लेक्टिंग योर ओन पर्सनैलिटी। कि जब भी आप कोई चीज बोल रहे होते हो तो आप अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहे होते हैं, अपनी तरबियत शो कर रहे होते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड शो कर रहे होते हैं, अपनी एजुकेशन शो कर रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिव एम्फेसाइज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एम्फेसाइज ही होना चाहिए। The following guidelines will help you to achieve positive emphasis। नीचे कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने यूज में लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव एम्फेसिस को अचीव कर सकेंगे। अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड वर्ड्स विद नेगेटिव कोनोटेशन। अब आपने कोशिश करनी है कि एक तो अपने नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने और उनके नेगेटिव मीनिंग्स नहीं होने चाहिए। अब कोनोटेशन और डेनोटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। डेनोटेशन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो डिक्शनरी मीनिंग दे रहे होते हैं, और कोनोटेशन वो मीनिंग होते हैं, वर्ड्स के वो मीनिंग होते हैं जो हम किसी चीज से एसोसिएट कर रहे होते हैं। फोकस ऑन व्हाट द रीडर कैन डू rather देन ऑन लिमिटेशन। कोशिश करनी है कि आपने रीडर को माइंड में रखना है, रीडर को फोकस करना है कि वो क्या कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस को नहीं देखना। जस्टिफाई नेगेटिव इंफॉर्मेशन बाय गिविंग अ रीजन और लिंकिंग इट टू अ रीडर बेनिफिट। अगर आपको समटाइम्स को नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमें नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव बात करनी पड़ जाती है, उसके पीछे हम अपने रीडर की या अपनी ऑडियंस की इस्लाह करना चाह रहे होते हैं, उनकी तरबियत करना चाह रहे होते हैं, तो आपने उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसकी रीजन भी बतानी है, ताकि रीडर को पता चले कि इसके पीछे उसका क्या बेनिफिट है। इफ द नेगेटिव इज ट्रूली अनइम्पोर्टेंट ओमिट इट। अगर आपको लगे कि नेगेटिव बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बताना जरूरी नहीं है, तो कोशिश करें कि उसको ओमिट कर दें, उसको स्किप कर दें, उसका जिक्र ही ना करें। Put the negative information in the middle and present it compactly। अगर आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ रही है तो कोशिश करें कि उसको मिडल में, सेंटर में यूज करें और एक मुकम्मल वे में बताएं, मतलब उसकी रीजन भी बताएं कि ये नेगेटिव एक्सपेक्ट बताया है, नेगेटिव एम्फेसिस किया है, तो उसकी रीजन क्या थी, ताकि वो बातें जो है वो क्लियर हो सके। अब हम बात करेंगे टोन की। तो टोन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। Okay. Tone is the implied attitude of the writer towards the reader, and it directly connects to both your attitude and positive emphasis। अब देखिए, टोन का मतलब होता है आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका लहजा कैसा है, आपने आपकी पिच लेवल कैसी है, आप बात को बहुत ज़्यादा चीख के कर रहे हैं, गुस्से वाले अंदाज में कर रहे हैं, या नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करती है आपके एटीट्यूड पे भी और आपके एम्फोसिस पे भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्पीच का। टोन इज ट्रिकी बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद पावर। अब हमारी जो टोन होती है ना, वो ट्रिकी होती है। समटाइम्स हम लोग इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे होते, और एक बहुत आम सी सिंपल सी बात या बहुत हार्श वर्डिंग में या बहुत ही स्ट्रिक्टली वॉइस में कह देते हैं, और समटाइम्स बहुत बड़ी बात होती है जिसको हम बहुत ही पोलाइट वे में कह रहे होते हैं। तो इसलिए टोन को अंडरस्टैंड करना एक मुश्किल काम है। The following guidelines will help you to achieve the tone you want, will help you to achieve। इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके। यूज कर्टसी टाइटल्स फॉर पीपल आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन होम यू डू नॉट नो वेल।
अब आप किसी को अगर नहीं जानते तो आपने उनके लिए कर्टसी टाइटल्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप उसको मिस कह के बुला लें, मैडम कह के बुला लें, सर कह के बुला लें, रिस्पेक्टेड कह के बुला लें, और इस तरह से आपकी अपनी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है। बी अवेयर ऑफ द पावर इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ड्स यू यूज। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, वो आपके सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। कंसिडर हेडिंग योर स्टेटमेंट व्हेन यू मस्ट गिव बैड न्यूज। कोशिश करनी चाहिए कि जब आप बैड न्यूज दे रहे हो तो आपने अपने जो वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको एक पोलाइट वे में या सिंपैथी के वे में बयान करना है। अब लास्ट वन जो हमारा है इसका एस्पेक्ट, वो है बाइस फ्री लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो है, कम्युनिकेशन हम सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें हमारी डिबेट चल पड़ती है। अगर आपको लगे कि आपके आर्गुमेंट्स, आपकी डिबेट दूसरों के लिए फ्रूटफुल है, देन यू शुड गो ऑन। लेकिन अगर आपको ये लगे कि वो फ्रूटफुल नहीं है और आप जस्ट बोल रहे हैं और दूसरों के ऊपर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आपको उसको स्टॉप कर देना चाहिए। Bisexual language is a language that does not discriminate against people on the basis of sex, physical condition, race, age or any other category. अब समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को उनके सेक्स के अकॉर्डिंग, मतलब वो मेल है या फीमेल है, फिजिकल कंडीशन मतलब वो किस तरह से नजर आ रहे हैं, एजुकेटेड फैमिली है, अनएजुकेटेड है, रेस कौन सी है, उनकी जात पात, उनकी कास्ट कौन सी है, उनकी एज क्या है, या अदर कैटेगरीज के बिना पर हम अपनी लैंग्वेज को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि हमने इसके साथ इस तरह से बिहेव करना है और इसके साथ इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको ही इवन रिस्पेक्ट देनी चाहिए। Courtesy titles are another area that can cause problems with sexist language. Tips to avoid getting into trouble. तो यहाँ पर नीचे टिप्स दी गई हैं ताकि इन ट्रबल से आप बच सकें। Use a standard Mr. and Miss when you know the reader's name and gender. जब आपको रीडर का नेम एंड जेंडर पता हो, फिर भी आपने उनको रिस्पेक्ट के वे में मिस्टर या मिस कहकर जरूर बुलाना है। यूज अ प्रोफेशनल टाइटल अनलेस टोल्ड अदर्स अदरवाइज। आपने प्रोफेशनल टाइटल यूज करने होते हैं जब तक कि आपको ना पता चले कि उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या रिलेशन है। यूज द फुल नेम, रीडर्स टाइटल और जनरल ग्रुप इफ यू डू नॉट नो द रीडर्स नेम और जेंडर। तो आपने उनका फुल नेम यूज करना है या उनका जो टाइटल है वो यूज करना है, जबकि आपको ये ना पता हो कि वो रीडर का नाम क्या है या उनका जेंडर क्या है। ओके, नॉन रेसिस्ट एंड नॉन एगिस्ट। लैंग्वेज ट्रीट्स ऑल रेसिस एंड एजेस फेयरली एंड अवॉइड स्टेरियोटाइप। अब लैंग्वेज जो है वो एक साधन है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करने वाले, उसको यूज करने वाले हम लोग हैं। तो लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, वो बाइसिस फ्री होनी चाहिए, रेसिस फ्री होनी चाहिए और एजेस फ्री होनी चाहिए। तो हमें स्टेरियोटाइप नहीं बनना। हम ये ना कहेंगे हमारे घर में कोई स्वीपर है, कोई काम करने आ रहा है, या कोई आंटी या मासी आ रही है, तो हम उनको डिसरिस्पेक्ट में लेके जाएं, उनको रिस्पेक्ट ना दें। ये चीजें आपने नहीं करनी होती। उनकी जात पात नस्ल को नहीं देखना होता। रिस्पेक्ट सबका राइट है और सबको ये राइट मिलना चाहिए। Never refers to someone's race or age except if it is specifically relevant. तो किसी भी एज को, किसी की भी एज को या किसी की रेस को ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारे पास अगर काम करने वाली है, हमारे पास स्वीपर है, हमारे पास वॉशर है, जो भी हैं, तो हम उनको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाएं और उनकी हम डिसरिस्पेक्ट करें, या जब उनसे बात करें तो हम उसको रिस्पेक्टफुल वे में यूज ना करें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा टॉपिक। Still, if you have any question, any problem, you can ask me in comment box.